हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस का पूरा समरी करने वाले हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक नोवेल जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है। तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल है वो जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है और यह एक क्लासिक नोवेल है जो प्रेम, वर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा के विषयों की खोज करती है। और अब हम इसके समरी की ओर जा रहे हैं। तो समरी में सबसे पहले हम इसकी प्लॉट समरी जानेंगे। प्लॉट समरी में सबसे पहले बताया जाता है इंट्रोडक्शन टू बेनेट फैमिली, यानी बेनेट परिवार से परिचय कराया जाता है। कहानी की सेटिंग कहाँ पे हुई है? तो स्टोरी 19वीं सेंचुरी रूरल इंग्लैंड में हुई है, यानी 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में, और वो भी ग्रामीण इलाके में सेट की गई है। तो सबसे पहले हम बेनेट फैमिली के बारे में जानेंगे। बेनेट फैमिली में है कौन कौन? तो बेनेट के परिवार में मिस्टर और मिसेस बेनेट हैं, जो कि पति और पत्नी है, और उनकी 5 बेटियां हैं। एक का नाम है जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन। कैथरीन का दूसरा नाम किटी भी है, और लास्ट वाली का नाम है लाइडिया। फिर बताया जाता है कि फैमिली में जो है फाइनेंशियल और सोशल प्रेडिकामेंट चल रहे हैं ड्यू टू द इनहेरिटेंस लॉ, यानी कहने का मतलब है परिवार जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल यानी वित्तीय संकटों से जूझ रहा है, पैसों के संकटों से जूझ रहा है, और सामाजिक संकट से भी जूझ रहा है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है संकट। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ के कारण। इनहेरिटेंस लॉ का मतलब होता है उत्तराधिकार कानून। ये कानून कहता क्या है? इसका कहना है कि जो ये कानून मेल हायर्स को फेवर करते हैं, जिसका मतलब है कि बेनेट के जो संपत्ति है, बेनेट के जितने भी स्टेट है, वो एक कज़न के पास चली जाएगी, उनके दूर के चचेरे भाई के पास चली जाएगी, जो कि मिस्टर कॉलिंस है। यानी अगर मिस्टर बेनेट की मृत्यु हो जाती है, कभी न कभी मृत्यु तो होगी ही, तो उनकी सारी संपत्ति उनके दूर के चचेरे भाई को जाएगी, मिस्टर कॉलिंस के पास जाएगी। यही चिंता पूरे परिवार में है। फिर आते हैं हम अराइवल ऑफ एलिजिबल बैचलर्स के पास, यानी कि यहाँ पे कुछ योग्य लोगों का आगमन होता है। तो ये लोग कौन है? तो मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी। तो ये जो है मिस्टर चार्ल्स बिंगले और मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी, ये दोनों बहुत ही अमीर हैं और बैचलर है, यानी अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। उनका जैसे ही नेदरफील्ड पार्क में आगमन होता है तो बेनेट के घर में हलचल मच जाती है। स्टिर का मतलब होता है हलचल मच जाना। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि मिस्टर बिंगले जो है बहुत ही ज़्यादा बेनेट डॉटर बहुत ही जल्दी एनामर्ड हो जाते हैं। किससे? तो जेन से। और जेन क्या है? तो जेन है मिस्टर बेनेट की सबसे बड़ी बेटी। एनामर्ड का मतलब होता है आसक्त हो जाते हैं, यानी उनसे प्रेम करने लगते हैं। और जबकि जो मिस्टर डार्सी है उनका इनिशियल एलोफनेस, इनिशियल का मतलब शुरुआती और एलोफनेस का मतलब होता है अलगाव। उनका जो शुरुआती अलगाव है और उनमें गर्व की भी भावना है, प्राइड भी है, उनके कारण उन्हें एलिजाबेथ बेनेट से ज़्यादा बनती नहीं है, उनके साथ उनका टकराव होता है। फिर आता है डेवलपिंग रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी जो रिश्ते हैं वो विकसित तो हो रहे हैं लेकिन उनमें गलतफहमियां भी आ रही है। तो इनमें सबसे पहले हम आते हैं जेन और मिस्टर बिंगले के पास। जेन और मिस्टर बिंगले का म्यूचुअल अफेक्शन बढ़ता तो जाता है, यानी आपसी प्रेम, आपसी स्नेह बढ़ता तो जाता है, लेकिन जो मिस्टर डार्सी हैं, जो कि खुद एक अमीर व्यक्ति है, वो जेन की फैमिली के बारे में बड़े ही कंसर्न है, यानी बहुत ही चिंतित है इनके बारे में, और समाज में इनकी क्या पोजीशन है उसको लेकर भी वो काफ़ी चिंतित है। तो वो बिंगले को बताते हैं कि आप जो है उससे दूरी बना के रखिए। वो उसे मना लेते हैं एक तरह से कि आप उससे, उसके परिवार से दूरी बना के रखिए। फिर बात करते हैं एलिजाबेथ और डार्सी की। तो एलिजाबेथ और डार्सी जो हैं, और एलिजाबेथ को यहाँ पे डार्सी के लिए मन में एक प्रेजुडिस डेवलप कर लेती है। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक नेगेटिव फीलिंग। उसने तो डार्सी के लिए एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर ही ली है, साथ ही साथ उसे फ्यूल दे कौन रहा है? तो क्योंकि उसने जेन के रिलेशनशिप में हस्तक्षेप किया था, मिस्टर बिंगले को कहा था कि आप उससे दूरी बना के रखिए, इसीलिए एलिजाबेथ को एक नेगेटिव फीलिंग आ गई थी डार्सी के खिलाफ।
और उसे एक और चीज़ उसमें जोड़ रही थी, वो थी मिस्टर विकहैम। मिस्टर विकहैम एक चार्मिंग ऑफिसर थे, यानी एक आकर्षक अधिकारी थे, जिन्होंने बताया था कि डार्सी ने उनके साथ गलत किया है। उसके बाद क्या आता है, और एलिजाबेथ को अब विकमैन के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, यानी अब इसके अट्रैक्शन के कारण उसकी जो फीलिंग है डार्सी के खिलाफ, डार्सी के प्रति और भी बढ़ती जाती है। ये नेगेटिव एटीट्यूड बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पे आता है टर्निंग पॉइंट्स, यानी महत्वपूर्ण मोड़। मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल, यानी मिस्टर कॉलिन का प्रस्ताव। अब मिस्टर कॉलिन जो है एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस्टर कॉलिन्स एलिजाबेथ को विवाह का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें अस्वीकार कर देती है। जबकि वो कहते हैं कि वो विवाह में जो है जितनी भी सुरक्षा होगी वो विवाह द्वारा प्रदान की जाने वाली सारी सुरक्षा उन्हें देंगे, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उन्हें अस्वीकार कर देती है। और उसके बाद मिस्टर कॉलिन्स एलिजाबेथ के मित्र, जिसका नाम चार्लोट लुकास है, उससे विवाह कर लेते हैं। फिर आता है डार्सी का प्रपोजल। तो डार्सी जो है अनएक्सपेक्टेडली, यानी कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से, वो एलिजाबेथ के सामने प्रस्ताव रखता है। और वो यह बात भी जानता है कि ये जो एलिजाबेथ है, इसका जो सोशल स्टेटस है वो उसके मुकाबले बहुत ही नीचे है, इसका जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत ही निम्न है, लेकिन वह फिर भी अपने प्यार का इजहार इसके सामने करता है। शॉक्ड बाय हिज एरोगेंस एंड अनअवेयर ऑफ हिज ट्रू कैरेक्टर, यानी वो एरोगेंट था बहुत ही, यानी वो बहुत ही अहंकारी था, बहुत ही प्राइड उसमें भरा हुआ था, और इन सब के बावजूद उसके अहंकार से हैरान और उसके असली चरित्र से अनजान। असल में एलिजाबेथ को सिर्फ इतना ही पता था कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, यानी उसे बहुत घमंड है, बहुत गर्व है, लेकिन घमंड कह सकते हैं, उसे बहुत घमंड है, वो बहुत घमंडी है। और एलिजाबेथ उसके सही चरित्र के बारे में नहीं जानती थी, तो एलिजाबेथ क्या करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है, और उसे इस बात का इल्ज़ाम भी लगाती है कि तुमने जेन की खुशियों को बर्बाद किया है। उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने जेन की खुशियों को बर्बाद किया है और विकहैम के साथ बुरा व्यवहार किया है, उसके साथ गलत किया है। फिर यहाँ पे आती है रेवलेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। रेवलेशन का मतलब होता है रहस्य का उद्घाटन होना, और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। तो यहाँ पे आता है डार्सी का लेटर, डार्सी का पत्र। डार्सी राइट्स ए लेटर टू एलिजाबेथ। डार्सी एलिजाबेथ को एक पत्र लिखता है, रिवीलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज एक्शंस, यानी उसने जो जो काम किए हैं, जो जो एक्शंस लिए हैं, उसके बारे में वो सच्चाई बताता है, जिसमें कि विकहैम के साथ धोखे वाली बात होती है, और वह जो है डार्सी की बहन जॉर्जियाना के साथ भागने का भी प्रयास करता है। यह बात का भी खुलासा वो अपने पत्र में कर देता है। तो उसके बाद जो एलिजाबेथ है वो अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर देती है। फिर होता है एलिजाबेथ रियलाइजेशन, यानी एलिजाबेथ क्या एहसास करती है। जैसे जैसे एज एलिजाबेथ स्पेंड्स मोर टाइम विद डार्सी एट हिज एस्टेट, जबकि एलिजाबेथ डार्सी के साथ उसकी संपत्ति, जैसे जैसे एलिजाबेथ डार्सी के साथ उसकी संपत्ति पेम्बरली में उसके साथ अधिक समय बिताती है, उसे पता चलता है कि डार्सी में जो है सच्ची दयालुता है, और वह उसके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर देती है। फिर आता है क्लाइमेक्स और रिसोल्यूशन, यानी चरमोत्कर्ष और समाधान। लीडियाज इलूपमेंट, यानी लीडियाज का भाग जाना। लीडिया क्या करती है, विकहैम के साथ भाग जाती है, जिसके कारण एक स्कैंडल होता है, और जिसके कारण बेनेट परिवार की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में आ जाती है। डार्सी जो है चुपचाप इसमें हस्तक्षेप करता है, उनकी शादी की व्यवस्था करता है, जिससे कि उनके परिवार का सम्मान बचता है, और इस प्रकार से वह उसके परिवार के सम्मान को बचाता है। फिर है जेन एंड बिंगले रीयूनियन, यानी जेन और बिंगले का पुनर्मिलन। तो डार्सी की मदद से बिंगले वापस आता है, और वह जेन को प्रपोज कर देता है, और वह स्वीकार भी कर लेती है। फिर आता है एलिजाबेथ एंड डार्सी यूनियन, यानी एलिजाबेथ और डार्सी का यूनियन। एलिजाबेथ और डार्सी अपने आपसी प्यार और समझ को स्वीकार कर लेते हैं। डार्सी उसे फिर से प्रपोज करता है, और इस बार एलिजाबेथ उसे स्वीकार कर लेती है, और फिर उनके बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर कंक्लूजन पे इसका क्या आता है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस
इज अ टेल ऑफ पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। यानी यह एक प्रकार से व्यक्तिगत विकास, सामाजिक अपेक्षाओं और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी है। एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की गलतफहमी और पूर्वाग्रह से आपसी सम्मान और स्नेह तक की यात्रा मानवीय रिश्तों और सामाजिक गतिशीलता की एक कालातीत खोज के रूप में काम करती है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।